नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 8 के अंदर जो ग्रामर से संबंधित टॉपिक दिया हुआ है उनमें से संधि नाम का जो टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसमें ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं उनके अंदर या फिर वन लाइनर जो प्रश्न होते हैं उनके अंदर संधि से संबंधित आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो आज का जो टॉपिक है ये अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका अध्ययन आप ज़रूर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए आज ही, ताकि जो भी नई क्लास आए उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। तो देखते हैं हम अपने इस आज की क्लास को। तो सबसे पहले देखते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो यहाँ पर अपना टॉपिक है संधि। तो संधि किसे कहते हैं, तो यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है, पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन समम उत्तर पदस्य पूर्व वर्णस्य मेलनम यत परिवर्तनम भवति तत् संधि इति। पूर्व पदस्य यानी पूर्व पद के अंतिम वर्णेन अंतिम वर्ण से यानी समम यानी साथ, अंतिम वर्ण के साथ उत्तर पद से उत्तर पद के पूर्व वर्ण से पूर्व वर्ण के साथ मेलनम मेल होने से मिलने से यत परिवर्तनम जो परिवर्तन होता है तत् संधि इति उसको संधि कहते हैं। तो हम इसको अगर सरल रूप में समझें तो जो अंतिम पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण जो होता है उन दोनों के मिलने से जो पूर्ण वर्ण के अंदर जो परिवर्तन आता है उसको हम संधि कहते हैं। तो ये अपनी संधि की परिभाषा है। तो देखते हैं हमें कि यहाँ पर जैसे हमारे सामने यथा एक उदाहरण लिखा हुआ है, जैसे विद्या प्लस आलय। यहाँ पर हमारे सामने दो पद लिखे हुए हैं, एक तरफ प्लस के पहले है विद्या, दूसरा जो प्लस के बाद में है उसमें है आलय। तो यहाँ पर दो पद हैं। तो विद्या पद है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है हमारे सामने, अंतिम वर्ण आ, और आलय पद के अंदर जो पहला वर्ण है वो है आ। तो यहाँ पर प्लस के पहले आ और प्लस के बाद में आ, इन दोनों के मिलने से एक नया पद बना है, वो क्या है, विद्यालय है, पद बन गया अपना। तो ये विद्यालय पद बन जाना संधि करना कहलाता है, इसी को हम संधि कहते हैं। तो सीधे रूपों में अगर हम समझें तो संधि का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदों के मिलने से जो या वर्णों के मिलने से वर्ण समुदाय में जो परिवर्तन आ जाता है उसको हम संधि कहते हैं। इनमें कुछ नियम लागू होते हैं, उन नियमों के अनुसार परिवर्तन आता है तो उनको हम संधि नाम दे देंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ और उदाहरण देखते हैं। इसी प्रकार से यदि प्लस अपि लिखा हुआ है हमारे सामने, तो यहाँ पर इन दोनों वर्णों को, यहाँ पर ई है और आगे ए है, प्लस के पहले अंतिम वर्ण ई और प्लस के बाद में प्रथम वर्ण ए, तो इन दोनों के मिलने से यहाँ पर द और ये, यहाँ पर द पद बन गया ये। तो ये पूरा अपना जो पद है ये बन गया यद्यपि। तो इसमें इस पद में और आगे वाले पद में परिवर्तन आ गया। उसी प्रकार कवि प्लस इंद्र पद है, तो यहाँ पर कवि में ई छोटा है, आगे इंद्र में भी छोटा ई है, दोनों में छोटा है, लेकिन जब इन दोनों को हमने पदों को मिला करके एक पद बनाया तो ये बड़ा ई हो गया, तो ये कविंद्र शब्द बन गया। इसी प्रकार हम देखते हैं तो संधि के अंदर क्या होता है, दो या दो से अधिक वर्ण मिल करके और वर्ण समुदाय में कुछ परिवर्तन कर देते हैं, उसको हम संधि कहते हैं। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है सामान्यतः संधि है वो त्रिविधा यानी तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, पहली है अपनी स्वर संधि, इसको हम अच संधि भी कह सकते हैं, या अच का मतलब स्वर होता है और वैसे नाम स्वर बोलो तो भी सही है। दूसरा है व्यंजन संधि, या इसको हम हल संधि भी कहते हैं, व्यंजनों का नाम हल भी होता है। उसी प्रकार तीसरी संधि है वो क्या है, विसर्ग संधि। तो मोटे रूप से संधियाँ होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि या अच संधि बोल सकते हो, व्यंजन संधि या हल संधि बोल सकते हो, और विसर्ग संधि। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के तीन संधियाँ होती हैं।
तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर संधि क्या होती है, उसको देखते हैं हम। तो यहाँ पर स्वर संधि की परिभाषा लिखी हुई है कि क्या लिखा हुआ है, स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनम स्वर संधि कथ्यते। क्या कहता है, स्वर वर्णेन सह यानी स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण से मेलनम यानी स्वर वर्ण का मेल हो जाए, यानी स्वर के साथ स्वर का मेल हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। तो अगर साधारण भाषा में हम समझें तो प्लस के आपको पहले भी अंतिम वर्ण स्वर मिलना चाहिए और प्लस के बाद में आपको पहला वर्ण स्वर मिलना चाहिए। तो इन दोनों के मिलने से जो स्वर समुदाय में परिवर्तन आ जाएगा उसे हम स्वर संधि कहते हैं। संस्कृत भाषायाः स्वीकृताः प्रायः स्वर वर्णा इमे सन्ति कि संस्कृत भाषा में जो स्वीकृत स्वर वर्ण है वो इस प्रकार है। किस प्रकार है कि कुल कितने स्वर हैं वो स्वीकृत है, जैसे ए आ ई उ री लरी और लरी एक और दिया हुआ है लेकिन एक ही लरी होता है वैसे, ए आई ओ और औ। इस प्रकार कुल मिलाकर के 13 स्वर होते हैं। ऐसे लेकर के औ तक कुल स्वर हो गए 11 और एक री छोटा होता है एक री बड़ा होता है तो कुल 11 बाद में एक लरी होता है तो 10 और 3 13 हो गए। ऐसे लेकर के औ तक 10 और उसके बाद में री लरी जो 3 वर्ण और हो गए, कुल मिलाकर के अपने 13 वर्ण होते हैं संस्कृत भाषा में। स्वर संधो एतेषां परस्पर मेलनम भवति, स्वर संधि के अंदर इन्हीं वर्णों में परस्पर मेल होता है, यही वर्ण है उनमें चेंज होता है, परिवर्तन होता है। अत्र केचित विशिष्टाः संधियः उल्लेखनीया, यहाँ पर कुछ विशिष्ट संधियों का उल्लेख किया गया है जो कक्षा 8 के सिलेबस के अंदर दी हुई है। उन्हीं संधियों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, उनको हमें देखेंगे। तो पहली अपनी संधि है वो कौन सी है, स्वर संधि। तो यहाँ पर हम स्वर संधि का भाग एक दीर्घ संधि है, उसको हम देखते हैं। तो दीर्घ संधि के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए ई उ और री रस्वे भयो हो दीर्घ भयो हो वेति वर्णे भय परम ए ई उ री वेति हर्षवा दीर्घा वा वर्णः भवन्ति चेत तयोः मेलनम दीर्घ भवति ही। यानी यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपको अगर ए ई उ और री ऐसे वर्ण मिल जाएं तो इनके सामने भी आपको समान स्वर वाले वर्ण मिल जाएं, समान जो स्वर वर्ण है वो मिल जाएं। जैसे ए के सामने आपको ए या आ में से कोई अक्षर मिलना चाहिए, इसी प्रकार ई या ई में से आपको ई या ई ही मिलना चाहिए, समान स्वर आना चाहिए। उ या उ के सामने आपको उ या उ ही लेना है, या फिर री और री लिखा हुआ है तो आपको री और री वर्ण ही लेना है। जैसे प्लस के पहले भी ए और प्लस के बाद में भी ए या आ में से कोई भी एक वर्ण आ सकता है, इधर भी ए या आ में से कोई एक वर्ण आ सकता है। इसी प्रकार प्लस के पहले ई या ई में से कोई वर्ण, उसी प्रकार प्लस के बाद में भी ई या ई में से कोई एक वर्ण आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दीर्घ वर्ण लिखना है यानी ई दीर्घ लेना है। उसी प्रकार यहाँ भी आपको आ लेना है यानी दीर्घ वर्ण है वो आपको लेना है। तो आपको यहाँ पर दीर्घ वर्ण है वो आपको लेना है कि दोनों में से अगर आपको कोई सा भी दिखाई दे दे तो आपको दीर्घ वर्ण है वो यहाँ पर संधि करते समय दीर्घ वर्ण लेना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मूर प्लस अरी, तो यहाँ पर मूर के अंदर भी क्या है ए और अरी के पहला वर्ण क्या है ए, तो ए और ए मिलकर के हमारा पद क्या बन गया, दोनों का आ बन गया, तो हमारा पद क्या हो गया मुरारी। तो यहाँ पर आ जुड़ गया, मुरारी पद है तो यहाँ पर ए और ए मिलकर के आ हो गया। दोनों साइड रस्व है लेकिन जब हमने संधि की तब हमारा ये दीर्घ हो गया तो पद बन गया मुरारी। उसी प्रकार पाठ प्लस आरंभ लिखा हुआ है, पाठ प्लस आरंभ लिखा हुआ है, एक साइड में रस्व ए है और आगे क्या है आ है, तो ए और आ मिलकर के क्या हो गया दीर्घ आ बन गया। तो यहाँ पर पाठारंभ पद बन गया, अपना क्या बन गया पाठारंभ, पाठ प्लस आरंभ, तो यहाँ पर पाठारंभ पद बन गया। उसी प्रकार हम देखते हैं दक्षिण प्लस अयन, हमारा पद क्या है दक्षिण प्लस अयन, तो दक्षिण के अंदर क्या है ए और अयन के अंदर भी क्या है ए और ए मिलकर के ए का दीर्घ रूप हो गया आ, तो अपना पद बन गया दक्षिणायनम। उसी प्रकार स्वराज्य प्लस
आंदोलनम। तो यहाँ पर स्वराज्य पद है, इसके अंदर अंतिम वर्ण ये के अंदर ए मिला हुआ है, प्लस आगे क्या है, आंदोलन का आ है। तो ए और आ का मेल होने के बाद में हमें ए और आ में से दीर्घ जो अपना स्वर है उसको ले लेंगे और पद में जोड़ देंगे, तो आ दीर्घ स्वर हो गया, तो हमारा पद बन गया स्वराज्य आंदोलनम। उसी प्रकार कवि के अंदर ई और इंद्र के अंदर भी क्या है, ई। तो ई और ई दोनों मिलकर के बड़ा ई यहाँ पर हो गया, तो अपना पद क्या बन गया, कविंद्र पद है ये बन गया। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि हमारे सामने लिखा हुआ है मुनि, हमारे सामने मुनि पद लिखा हुआ है। तो मुनि के अंदर क्या है, ई। मुनि के अंदर क्या है, ई, छोटा ई प्लस ईश्वर में कौन सा ई है, बड़ा ई। तो यहाँ पर हमने जब जोड़ा तब हमारा बड़ा ई आ गया, तो ये पद बन गया मुनीश्वर। इसी प्रकार हम देखते हैं आगे कि यहाँ पर मही प्लस इंद्र पद लिखा हुआ है। तो मही के अंदर क्या है, ई बड़ा, और आगे इंद्र में क्या है, ई छोटा। हमने जोड़ा तब क्या बन गया, बड़ा ई बन गया, तो अपना पद हो गया महेंद्र। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं मही प्लस ईश्वर है, यहाँ पर मही प्लस ईश्वर। तो यहाँ पर मही के अंदर ई बड़ा है और ईश्वर में भी क्या है, ई बड़ा है। तो वैसे दोनों दीर्घ रूप हैं, तो हमें दीर्घ ही बना देना है, तो महीश्वर पद बन गया। इसी प्रकार हम देखते हैं भानु प्लस उदय है अपना पद है। तो भानु के अंदर ऊ छोटा है और उदय के अंदर भी क्या है, छोटा ऊ है, लेकिन हमें इन दोनों पदों को एक जगह संधि करेंगे इसकी, तो ये बड़ा ऊ बन जाएगा, तो अपना पद हो जाएगा भानुदेव। तो जो है ए है, ऊ है, ये छोटा है, ह्रस्व रूप है, और जो बड़ा ऊ है ये दीर्घ रूप है। हम जोड़ेंगे तब इसका दीर्घ रूप बना देंगे, तो वही दीर्घ संधि कहलाएगी। इसी प्रकार लघु प्लस उर्मी पद लिखा हुआ है। तो एक साइड में लघु ऊ है और एक साइड में दीर्घ ऊ है, हम जोड़ेंगे तब क्या बन जाएगा, दीर्घ ऊ बन जाएगा अपना, तो अपना पद हो जाएगा लघु उर्मी ही। उसी प्रकार हम देखते हैं आगे वाला अपना पद है, वो क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर वधु प्लस उदय। वधु के अंदर ऊ बड़ा और आगे उदय के अंदर भी क्या है, ऊ छोटा है, तो हम जोड़ेंगे तब हमारा ऊ हो जाएगा बड़ा, तो अपना पद है ये बन जाएगा वधुदय है। उसी प्रकार इसमें हमारे सामने पितृ शब्द लिखा हुआ है। तो पितृ के अंदर री कौन सा है, छोटा, और आगे भी हमारे सामने री लिखा हुआ है वो है छोटा। तो दोनों छोटे छोटे री हैं, लेकिन हम जोड़ेंगे तब छोटे री का दीर्घ रूप बना देंगे, तो ये अपना दीर्घ रूप हो जाएगा, तो ये पद बन जाएगा अपना पितृणम। तो अपना पद हो जाएगा पितृणम। उसी प्रकार हम देखते हैं ये यहाँ पर दीर्घ संधि का एक फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। जैसे ए और ए आ गया तो आपको दीर्घ रूप आ करना है, चाहे पद में ए आए, लेकिन आपको संधि करते समय आ करना है उसका। या फिर एक साइड में ए एक साइड में आ जाए तो आ करना है आपको दीर्घ रूप, या एक साइड में इधर की साइड में आ गया और आगे आपके सामने ए आ गया तो भी आपको आ लिखना है, दोनों साइड में आ जाए तो भी आपको आ ही करना है। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है ई का शॉर्ट रूप छोटा रूप लिखा हुआ है, तो भी आपको बड़ा करना है, छोटा है तो भी बड़ा करना है, प्लस के दोनों साइड, और प्लस के दोनों साइड एक साइड में छोटा और एक साइड में बड़ा आ जाए तो भी आपको बड़ा करना है। उसी प्रकार अगर प्लस के एक साइड में बड़ा रूप है एक साइड में छोटा रूप है तो आपको बड़ा रूप लिखना है। उसी प्रकार प्लस के दोनों साइड बड़े रूप हैं तो आपको बड़ा रूप करना ही है। तो कहने का मतलब छोटा स्वर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आपको उसमें संधि करते समय आपको बड़ा रूप ही लेना है, उसी को हम दीर्घ करना कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। तो इसी प्रकार हमारे यहाँ पर ऊ और ऊ का उदाहरण लिखा हुआ है। इसी प्रकार नीचे वाला ये एक साइड में ऊ छोटा है एक साइड में बड़ा है, उसी प्रकार एक ऊ छोटा एक ऊ बड़ा, लेकिन हमने जोड़ा तब बड़ा बना दिया। इसी प्रकार दोनों साइड में बड़े हुए हैं तो हम बड़ा कर देंगे। इसी प्रकार री छोटा छोटा है तो हम इसको बड़ा कर देंगे। लरी छोटा है दोनों साइड में तो हम लरी को, लरी छोटा और बड़ा रूप कुछ भी नहीं होता है, लरी लरी होता है यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन लरी का एक ही रूप होता है, बड़ा रूप होता ही नहीं है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, हमारा यण संधि है, 2 नंबर की संधि हमारी यण संधि है। तो यण संधि के अंदर क्या होगा, हम देखेंगे कि यण संधि के अंदर आप देखोगे तो प्लस से पहले ई ऊ री और लरी, अगर इस प्रकार के पद आपके सामने आ रहे हैं और उसके बाद में अगर कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है, इन सब के अंदर कोई भिन्न स्वर आ रहा है, भिन्न स्वर आपके सामने लिखा हुआ है, भिन्न स्वर का मतलब ई ऊ री लरी, ये समान स्वर नहीं आना चाहिए। ई के सामने ई नहीं आना चाहिए, ऊ के सामने ऊ नहीं आना चाहिए, री के सामने री नहीं आना चाहिए।
और लरी के सामने लरी नहीं आना चाहिए। इनसे कोई भिन्न स्वर अगर आ जाए तो आपको क्या करना है, ई के स्थान पर तो यह करना है, ऊ के स्थान पर आपको वह करना है, री के स्थान पर आपको रे करना है और लरी के स्थान पर आपको लय करना है। कब करना है, संधि करते समय आपको ये करना है। तो ये इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम आदेश कहते हैं कि ये ई के स्थान पर यह, ऊ के स्थान पर वह, री के स्थान पर रे, लरी के स्थान पर लय हो जाना, ये आदेश करना कहलाता है। तो यहाँ पर जब हम स्वर संधि के अंदर यण संधि को काम में लेंगे, तब अगर ई आए तो आपको यह करना है, ऊ आए तो आपको वह करना है, री आए तो आपको रे करना है, लरी आए तो आपको लय करना है। कैसे करना है हम उदाहरणों के माध्यम से अब आगे देखेंगे। तो हमारे सामने लिखा हुआ है जैसे यदि प्लस अपि, ये हमारे सामने पद लिखा हुआ है यदि प्लस अपि। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर यदि जो पद है हमारा, इस पद के अंदर हम देखेंगे तो प्लस के पहले आपके सामने ई लिखा हुआ है, वो छोटा है, और प्लस के बाद में आपके सामने लिखा हुआ है ए। तो ये सिचुएशन बन गई कि ई के बाद में कोई भिन्न स्वर यानी ए आ गया, भिन्न स्वर आ गया, ई जैसा स्वर नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, ई के स्थान पर यह कर देंगे, जोड़ेंगे तब। तो ये हमारा जो पद है ये किस प्रकार बन गया, यद्यपि। इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं या इसको हम दूसरे रूप में भी देख सकते हैं। वो कैसे देख सकते हैं, य द य पी, इस प्रकार भी ये पद बन सकता है यद्यपि। तो हमारा जो ई था ना, उसके स्थान पर ये यह हो गया। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं तो हमारे सामने लिखा हुआ है जैसे मधु प्लस अरि पद लिखा हुआ है, इनको हम जोड़ेंगे तो मधु के अंदर जो ऊ है उस ऊ का वह बन जाएगा। तो किस प्रकार बनेगा, मैं और फिर ध व और री, इस प्रकार का अपना पद है, मैं ध व री। तो इसको हम इस रूप में लिखें तो भी सही है, और अगर आप इस रूप में लिखो जो लिखा हुआ है उस रूप में तो भी सही है अपना। तो ये मध्वरी पद बन जाएगा। क्यों बना, किस, ये वह कहाँ से आया, ये वह इस ऊ का बन गया, इस धू के अंदर जो ऊ है ना दह के अंदर, उसका वह बन गया ये। तो ये वह आदेश हो गया। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं तो हमारे सामने पद लिखा हुआ है वधु प्लस आगमनम, वधु प्लस आगमनम। तो वही स्थिति है, धू के अंदर जो ऊ है उस ऊ का हम वह बना देंगे तो हमारा पद क्या बन जाएगा, वधवागमनम। यह पद बन गया अपना वधवागमनम। इसी प्रकार हम आगे वाला देखते हैं पितृ प्लस आदेश। जो हमारा पितृपद है पी त्री, तो पी तय को अलग निकाल लेंगे और री को अलग लिख लेंगे, और प्लस इसके आगे क्या है, आदेश, इसके आगे आदेश पद है। तो पितृ का जो री है इसका हमें क्या करना है, रे करना है। तो हमारा पद क्या है, अभी मैं लिख देता हूँ इसको, किस प्रकार हमारा बनेगा ये। तो पितृ के अंदर जो, तो पी तय रे और आदेश, इन सबको हम जोड़ेंगे तो किस प्रकार बनेगा, ये इस प्रकार बनेगा, पित्रादेश, पित्रादेश है, इस प्रकार का ये अपना पद बन जाएगा, पित्रादेश है। यहाँ पर पित्रादश है लिखा हुआ है, ये पित्रादेश है पद है ये अपना। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि हमारे सामने लिखा हुआ है लरी प्लस आकृति पद, हमारे सामने लिखा हुआ है लरी प्लस आकृति। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो लरी का हम जानते हैं क्या बन जाएगा, लय बन जाएगा, लरी का लय बन जाएगा, और आगे हमारे सामने आकृति ही पद लिखा हुआ है। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा पद क्या बन जाएगा, लाकृति ही पद बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ई था, इसका यह बन गया, ऊ था, उसका वह बन गया, इसी का वह बन गया, इस री का रे बन गया, और लरी का लय बन गया। तो ये सब क्या है, ये आदेश हैं। तो ये ई ऊ री लरी के स्थान पर ये अपने आदेश हो गए। तो ये कौन सी संधि में है, यण संधि में है। तो यहाँ पर यण संधि का एक सामान्य लेखा जोखा हमारे सामने लिखा हुआ है, किस प्रकार, जैसे ई आ जाए, उसके बाद में ए आ ऊ, यानी कोई भी भिन्न स्वर आ सकता है, तो ई के स्थान पर आपको क्या करना है, ये ऊ आ गया, उसके बाद में ऊ के अलावा कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो आपको क्या करना है, वह करना है। री और री आ गया, इसके बाद में अगर कोई भी भिन्न स्वर आ जाए री और री को छोड़ करके तो आपको रे करना है। उसी प्रकार लरी और
लरी, यानी लरी एक ही होता है वैसे। तो लरी के बाद में अगर कोई भी भिन्न स्वर आ गया, ये लरी गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको निकालना है। लरी को छोड़ करके कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो आपको वहाँ पर लय करना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो यण संधि होती है उसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि यण संधि में हमें 4 पदों का ध्यान रखना है। कौन से? ये आपके सामने लिखे हुए हैं 4 पद, ई, उ, री, लरी। इनके बाद में अगर इनके जैसा वर्ण छोड़ करके कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो आपको वहाँ पर यण संधि करनी है, यह व र लय करना है। ई के सामने ई नहीं आना चाहिए, उ आई कोई दिक्कत नहीं है, री आई कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, समान स्वर नहीं आना चाहिए। समान स्वर आएगा तो रूल है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ वहाँ पर यण संधि नहीं होगी। आगे की संधि हम आगे वाली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।